Hello and welcome to CS Bharat classes. Today we are going to start a new chapter in corporate funding and listing. That means professional का मॉड्यूल जो 7 है आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। दैट मीन्स हमने इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग हम पढ़ रहे थे, आईपीओ हमने पढ़ा, एसपीओ हमने पढ़ा, क्यूआईपी, बोनस, इसके साथ एक दो टॉपिक्स और हमने पढ़े। इसके बाद क्या है, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग है जहां हम प्राइवेट प्लेसमेंट और कुछ चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉन फंड बेस्ड चीजों पे। नॉन फंड मतलब जहां पैसा या तो है ही नहीं या पैसा है तो हम ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी और अदर पर्पस के लिए ये शेयर इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स चैप्टर देखो समझो, इंडियन इक्विटी तो है वहां पे, इक्विटी का मतलब शेयर तो है वहां पे, लेकिन नॉन फंड बेस्ड है। वहां से हो सकता है पैसा आए और हो सकता है पैसा ना आए, लेकिन इस पैसे को एज ए ऑब्जेक्ट हम नहीं कर रहे हैं या हमारा कोई पर्पस नहीं है, बल्कि यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि पैसा तो रेज हो रहा है, इक्विटी तो बढ़ रही है, लेकिन इक्विटी बढ़ाने के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो, आप सबने सुना होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के पीछे क्या रीजन होता है कि हमें टॉप टैलेंट को, कंपनी को अपने पास रखना है, इसलिए स्वेट इक्विटी दिए जा रहे हैं। बोनस इशू, जहां शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं और देने का पर्पस क्या होता है, अपने जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग आपके मेंबर्स हैं, उनको एज ए रॉयल्टी, उनको एज ए रिवॉर्ड आप गिफ्ट कर रहे हो कुछ शेयर, जहां उनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इक्विटी तो बढ़ रही है लेकिन फंड नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन फंड बेस्ड। या पैसा आ भी रहा है, जैसे स्वेट इक्विटी में डिस्काउंट पे पैसा आ भी जाता है, लेकिन वहां पे पर्पस उस पैसे के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारा एम्प्लॉयज को रिटेन करना है, ये एक पर्पस है, इसीलिए पैसा रेज किया जा रहा है। इसी तरह आपने सुना होगा ईसोप। तो ईसोप के पीछे भी रीजन क्या होता है? एम्प्लॉयज को रिटेन करना, एम्प्लॉयज को उनकी रॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी के बदले में कुछ रिवॉर्ड देना, क्या है? ईसोप है। तो टॉपिक बेसिकली ये है कि पैसा आ भी रहा है, पैसा नहीं भी आ रहा है, लेकिन इक्विटी बढ़ ही रही है। इक्विटी तो इंक्रीज है, लेकिन अमाउंट आ भी रहा है, अमाउंट नहीं भी आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का ऑब्जेक्ट टोटली अलग है और यहां जो पैसा आ रहा है वो टोटली अलग पर्पज से रेज हो रहा है, अलग चीजों के लिए रेज हो रहा है। जहां हम ये कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है, उसके बदले में शेयर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्सन को दिए जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिए जा रहे हैं। बोनस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, इसोप में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, स्वेट इक्विटी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जिन्होंने कुछ अच्छा किया है उनको दिए जा रहे हैं। तो हर चीज के पीछे क्या एक स्पेसिफिक रीजन है। इक्विटी बढ़ रही है लेकिन पैसा जो है वो उतना का उतना है, या फिर पैसा भी आ रहा है तो लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं कहीं हमारा इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि उस पैसे के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रोविजन या कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करेंगे लाइबिलिटी साइड में। तो इसी चीज के ऊपर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। तो आपको देखो यहाँ क्या क्या पढ़ाया गया है। यहाँ पे आपको बोनस इशू पढ़ाया गया एज पर कंपनी लोगों के हिसाब से और एज पर सेबी आईसीडीआर की रेगुलेशंस के हिसाब से। स्वेट इक्विटी पढ़ाया गया। स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन 2002 वाली तो खत्म हो गई ना, कौन सी रेगुलेशन है? 2021 वाली रेगुलेशन है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी सॉप की बात कर रहा है। प्रोसीजर क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ाया गया है। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट रेगुलेशन, ये भी चेंज हो गई है 2021 वाली। और लास्ट में एक छोटा सा एलओडीआर भी पढ़ाया गया है। तो ये चैप्टर जिन्होंने एग्जीक्यूटिव कर रखी है उनके लिए कुछ नया नहीं है, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव कर रखी है, जिन्होंने अच्छे से, उनके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखा है। देखो, स्वेट इक्विटी चैप्टर नंबर 10 आपने किया था एग्जीक्यूटिव में, इसो चैप्टर नंबर 9 आपने किया था, ये एज इट इज पूरा का पूरा है।
बोनस एक छोटा सा आपने किया था चैप्टर नंबर 4 में, तो आपके लिए ये चैप्टर में कुछ नया नहीं है जो आपको समझना हो, पुरानी ही चीजें हैं, इसीलिए फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि हमें बाकी सिलेबस भी अपना मार्च तक कंप्लीट करना है। मतलब एक टारगेट सेट करो कि मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करके अप्रैल और मई होना चाहिए अच्छे से आपके पास रिवीजन करने के लिए, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो उन टेस्टों के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, बोनस इशू है। अब बोनस इशू क्या होता है? बोनस सर हमें पता है कि कंपनी क्या दे रही है, फ्री में शेयर्स दे रही है, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कैसे? रिकॉर्ड डेट देखी जाएगी, एक रिकॉर्ड डेट पे जो लोग क्या होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उनको क्या किया जाएगा, प्रपोर्शनल बेसिस पे, मानो एक रेशियो तय की जाएगी। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्या किया गया, प्रपोर्शनल बेसिस, या ये कहूं कि एक रेशियो डिसाइड की गई है, उस रेशियो में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर किए जाएंगे और फ्रीली दिए जाएंगे, फ्रीली दिए जाएंगे, उनसे कोई 1 रुपया तक नहीं लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर की होल्डिंग तो इंक्रीज हो रही है बट बिना कोई पैसा दिए। अब बिना कोई पैसा दिए है तो कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को भी बैलेंस शीट मैच तो करनी पड़ेगी। भी हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में बोनस बढ़ रहे हैं, लेकिन एसेट साइड में कैश नहीं आया है, काइंड यानी कंसिडरेशन अदर देन कैश भी नहीं आया, तो फिर लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच कैसे करेगी? तो ले मैच करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व किया है। यानी हमने प्रॉफिट जो हमारा था पिछले कुछ सालों का, इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसे हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल। अब कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो दैट मीन्स हमारे रिजर्व जो है वो क्या हो गए, कम हो गए, और जो हमारा बोनस की वजह से शेयर कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कंपनी को कुछ चाहे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, अपने रिजर्व का यूज करके उन रिजर्व को कैपिटल में चेंज करके लोगों को फ्री में शेयर दिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। अब बोनस इशू आपको पता है ना, आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने सेक्शन 63 पढ़ना है, और एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से आपको ये जो भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस होंगी, जो भी स्पेसिफिक रेगुलेशन होगी बोनस इशू के रिगार्डिंग, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये आपका बोनस इशू है। तो बोनस का मतलब क्या है, एडिशनल शेयर issued by a company to existing shareholder to reward for their loyalty and opportunity to enhance the shareholder wealth. The bonus shares are issued without any cost, बिना किसी cost के, क्या करके, कैपिटलाइजेशन करके अवेलेबल रिसोर्सिस का। एक कंपनी बोनस इशू कब कर सकती है, जब आर्टिकल में ऑथराइजेशन हो। अगर एओए में आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है तो बोनस नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल में ऑथराइजेशन डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो। बोनस इशू क्या है, एक कॉमन फीचर है कि कंपनी के पास जब लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी इस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देती है किसमें, कैपिटल में, और डिवाइड कर देती है कैपिटल को अमंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एंटाइटलमेंट। मेंबर्स को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में दिए जाते हैं। और वेस्टिंग कब होती है, जब एक्चुअली में अलॉट हो जाए, नॉट बिफोर। मतलब एक शेयर होल्डर का राइट कब उसे मिलता है, जब शेयर उसे अलॉट हो जाते हैं, ना कि पहले ही। डिक्लेयर करने से शेयर नहीं मिलते हैं जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता। अलॉटमेंट ही वो फाइनल स्टेज है जहां जाके आपको शेयर मिल जाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं रीजन कह सकते हैं कि क्यों किया जा रहा है, बोनस इशू करने के पीछे रीजन क्या है। कह रहे जब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व, यानी अब कंपनी के पास फ्री रिजर्व बहुत सारा हो रखा है जो बांटने के लिए अवेलेबल है, और कंपनी क्या करना चाहती है, गैप को कम करना चाहती है कैपिटल और फिक्स एसेट के बीच में। तो कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करती है, मतलब लाइबिलिटी और एसेट साइड को मैच करने के लिए, या लाइबिलिटी और एसेट साइड का गैप कम करने के लिए, कि बहुत सारा पैसा रिजर्व में है तो उसे क्या कर दिया जाए, कैपिटल में चेंज कर दिया जाए, तो बोनस दिया जाता है। सच ए इशू किसी नए हैंड्स में नहीं जाता है,
ये बल्कि पुराना मतलब पैसा ही है जो हमने कंपनी ने कन्वर्ट करके किया है। आफ्टर ए बोनस इशू इट बिकम नेसेसरी फॉर ए कंपनी टू अर्न मोर। क्यों मोर? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, होल्डर्स की वेल्थ बढ़ गई, इसी वजह से द शेयर होल्डर बेनिफिटेड बाय वे ऑफ इंक्रीज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर इन देयर हैंड्स। बट एक्चुअल में देखो बोनस इशू का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि जितने आप फ्री में शेयर देते हो उतनी आपकी मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है। एडवांटेज क्या है बोनस इशू करने का? फंड फ्लो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ना तो पैसा आ रहा है और ना ही जा रहा है, तो फंड फ्लो इफेक्ट नहीं हुआ। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम्स डाउन, नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने फ्री में शेयर्स दे दिए। अब मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है। पहले कंपनी 1000 शेयर पे 10 रुपए अर्न कर रही थी, अब कंपनी बोनस के बाद 1500 शेयर पे भी अगर 10 रुपए अर्न कर रही है, तो दैट मीन्स रिटर्न आपकी गिर गई। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में तो शेयर्स बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके बेसिस पर अगर कहें तो मार्केट वैल्यू उसकी तो बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। बोनस इशू एक इनकम नहीं है, इसीलिए टैक्सेबल इनकम नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। पेड अप कैपिटल इंक्रीज होने के बहुत सारे फायदे हैं। पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो तो बोरोइंग ज्यादा हो सकती है, लोन एडवांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और पेड अप कैपिटल की वजह से कंपनी की एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है कि कंपनी की इतनी पेड अप कैपिटल है। तो ये फायदे हैं क्या करने के? पेड अप कैपिटल इंक्रीज करने के। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया। सेक्शन 63 कहता है कि कंपनी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अपने मेंबर्स को इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सोर्स क्या रहेगा, कहाँ से पैसा आएगा? फ्री रिजर्व से आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 5 यूज थे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के, उसमें से एक पहला यूज क्या था? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर अकाउंट का भी एक ही यूज था, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, ये होता है ना जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का जब हम रिडम्पशन करते हैं, तो वहां पे एक सीआरआर बनता है। इसी तरह जब हम बायबैक करते हैं तो वहां पे भी एक सीआरआर बनता है। तो ये जो सीआरआर अकाउंट में पैसा आता है, इस पैसे का एक ही यूज है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो एक कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं कहां से? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से और कैपिटल रिजर्व से। कोई भी कंपनी रीवैल्यूएशन नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते कि एसेट्स की रीवैल्यूएशन कराओ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई इस साइड, तो इस साइड से कैपिटल की वैल्यू नए शेयर्स इशू कर दो, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बोले नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का यूज करके, रीवैल्यूएशन रिजर्व का आप यूज करके कभी भी बोनस इशू, कभी भी बोनस शेयर का इशू नहीं कर सकते आप रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज करके। अब कंडीशन क्या है कि सबसे पहले अथॉरिटी होनी चाहिए आर्टिकल में। दूसरा, ऑथराइज बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओआर पास करना पड़ेगा और शेयर होल्डर से अप्रूव लेनी पड़ेगी। डिफॉल्ट ना किया हो कंपनी ने किसी भी तरह का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। इसी तरह स्टेचुटरी ड्यूज है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी में जो पैसा जाता है, इनके रिगार्डिंग कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर कंपनी में है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो कंपनी में अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो पहले आप क्या करोगे? उनको फुल्ली पेड अप बनाओगे, तब जाके कंपनी क्या कर सकती है? बोनस इशू कर सकती है। डन। कोई भी बोनस शेयर किसके बदले में नहीं होता है? डिविडेंड के बदले में नहीं होता है। यानी डिविडेंड भी फ्री रिजर्व से दिया जाता है, बोनस के लिए भी फ्री रिजर्व से पैसा आता है, बट एक दूसरे के बदले में नहीं हो सकता। मतलब डिविडेंड देना था, बोनस दे दिया, नहीं। बोनस देना था, डिविडेंड दे रहे हैं, नहीं। दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों के अलग अलग प्रोविजंस है, इसीलिए बदले में नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोनस दे दिया तो डिविडेंड नहीं दे सकते, दोनों भी दे सकते हैं। और चाहो तो एक भी दे सकते हो, चाहे सिर्फ डिविडेंड दे दिया बोनस नहीं दे रहे, या बोनस दे दिया डिविडेंड नहीं दे रहे, या दोनों देना चाहते हैं तो दोनों दे दो, लेकिन एक दूसरे के बदले में नहीं होगा कि डिविडेंड देना था और कह रहे हैं कि चलो बोनस दे देते हैं उसके बदले में, नहीं। नो विड्रॉल वंस रेकमेंडेड, एक बार रेकमेंड हो गए, एक बार रेकमेंड हो गए। वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ बोर्ड रेकमेंडिंग, वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ बोर्ड्स रेकमेंडिंग ए बोनस इशू, इसके बाद ये विड्रॉ नहीं हो सकता। मतलब शेयर होल्डर
अप्रूव करे चाहे ना करे, अगर बोर्ड ने रेकमेंड किया है शेयर होल्डर्स को तो बोनस होगा। वंस रेकमेंडेड, ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वंस रेकमेंडेड, एक बार रेकमेंड कर दिया तो फिर शेयर होल्डर मना नहीं कर सकते, वहां बोनस इशू कंफर्म होगा। Once announced the decision of board recommending a bonus issue, it shall not subsequent withdraw the same। एक बार अनाउंस हो गया, बोर्ड भी उसे क्या नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। ये था हमारा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, सबसे पहले पैसा कहां से आएगा, सोर्स बता दिया। फिर बोले रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं करना है। फिर कंडीशंस बताई कि आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए और शेयर होल्डर से अप्रूव कराना है जनरल मीटिंग में। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, फिक्स डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस का, और पार्टली पेड अप शेयर्स अगर है तो उनको फुल्ली पेड अप करोगे। तो ये 4 कंडीशंस है। बोनस किसके बदले में नहीं हो सकता, डिविडेंड के बदले में नहीं हो सकता, ठीक है, इन लिeu ऑफ होता है बदले में, मतलब एक किसी चीज के बदले में। जैसे मान लो तुम्हें टॉफी मिलनी थी, टॉफी के बदले में तुम्हें चॉकलेट दे दी तो तुम खुश हो गए, चलो यार टॉफी के बदले में चॉकलेट मिल गई, बोले नहीं ऐसा नहीं है। या समोसे के बदले कचौरी दे दी, नहीं, तो एक दूसरे को रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों चीजें जरूर हो सकती हैं कि एक कचौरी भी दे दी और एक समोसा भी दे दिया। विड्रॉल वंस अनाउंस, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार अनाउंस कर दिया, विड्रॉल अलाउड नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आईसीडीआर। तो चैप्टर जो है हमारा 11 ऑफ सेबी आईसीडीआर क्या कह रहा है कि किन किन कंडीशंस की कंप्लाइंस करनी है अगर आपको क्या करना है, बोनस इशू करना है। तो रेगुलेशन दी है 293, रेगुलेशन कहीं ना कहीं आपकी 292 293 रहेगी इस चीज के रिगार्डिंग, तो इस चीज को याद रखना है। ऊपर सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट के हिसाब से और सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन में 292 3 ये वाली रेगुलेशन आपकी रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वही है जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी है। तो यहाँ यही लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए एक लिस्टेड कंपनी बोनस इशू कर सकती है अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल हो, वही आर्टिकल में ऑथराइजेशन। अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर आर्टिकल को क्या कर दो, अल्टर कर दो, और आर्टिकल अल्टर करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इफ देयर इज नो प्रोविजन इन आर्टिकल, इश्यूर शैल पास ए रेजोल्यूशन at its general body meeting making provision in the article of association for capitalization of reserve। तो आपको रेजोल्यूशन पास करके कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व करना पड़ेगा। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बाई स्टैट्यूटरी ड्यूज, आउटस्टैंडिंग पार्टली एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना है। और एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि प्रमोटर और डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है किसके हिसाब से, ये कंडीशन है आपकी सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से कि एक कंपनी बोनस इशू कर सकती है, आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, नहीं है तो आर्टिकल में ऑथराइजेशन डालो। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, डिपॉजिट्स या डेट का, और इसी तरह स्टैट्यूटरी ड्यूज का, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप, और प्रमोटर और डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन कब कब बोनस इशू नहीं हो सकता, या यूं कहे कि बोनस इशू के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस और है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या कह रहा है कि अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं जो कल को क्या होंगे, कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे, जो कल को कंपल्सरी कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, तो इनके लिए रिजर्वेशन बनाओ। इनके लिए क्या करो, रिजर्वेशन बनाओ, यानी इनके लिए शेयर्स सेफ रख दो, इनके लिए शेयर्स रख दो अभी, क्योंकि अभी ये क्या है, डेट है, कल को ये कंपल्सरी इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। फिर इक्विटी वालों को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, या जिसके पास कंपल्सरी कन्वर्टेबल है वो क्या कहेगा, सर यार तुमने एग्जिस्टिंग को बोनस दे दिया, हम भी तो कल को क्या थे, हमारे पास चलो उस टाइम डेट सिक्योरिटीज थी लेकिन हम भी तो इक्विटी में कन्वर्ट होने थे, तो हमें क्या फायदा हुआ, हमें भी क्या मिलने चाहिए, बोनस वाले शेयर्स मिलने चाहिए। तो सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन ने क्या कहा, रिजर्वेशन बनाओ। किसके लिए रिजर्वेशन, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के लिए, नॉट ऑप्शनली, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के लिए क्या बनाओ, रिजर्वेशन बनाओ, कि एक ईश्वर बोनस इशू तभी कर सकता है जब उसने क्या कर दिया हो, रिजर्वेशन क्रिएट कर दिया हो, किनके फेवर में, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट जिनके पास है उन होल्डर्स के फेवर में।
दूसरा, ये जो आपने रिजर्व किए हैं ये इनको इशू कर देने हैं किस टाइम पे, कन्वर्जन के टाइम पे। जब ये लोग कन्वर्ट करके इक्विटी ले लेंगे तो उस टाइम पे इनको बोनस वाले शेयर्स भी क्या कर देने हैं, दे देने हैं। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, जब तक रिजर्वेशन नहीं तब तक बोनस नहीं, रिजर्वेशन बनाना जरूरी है। दूसरा, जैसे ही ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी में इनको क्या कर देना है, इनके बोनस इशू वाले शेयर्स दे देने हैं। तीसरा, बोनस इशू कहां से होगा, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से होगा, या ऐसा प्रॉफिट जो जेन्युइन प्रॉफिट है, या सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, या रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शैल नॉट बी कैपिटलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो आप बोनस इशू करोगे सिर्फ फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से करोगे, एंड बिल्ड आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। और वो रिजर्व जो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स से बना है उसका यूज नहीं करना है। बोनस किसके बदले में नहीं हो सकता, डिविडेंड के बदले में नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब ये कंडीशन कंपनी लॉ में नहीं हो सकती क्योंकि एसआर इक्विटी शेयर्स है। कह रहे कि अगर ईश्वर के एसआर इक्विटी शेयर्स है तो फिर एसआर वालों को भी क्या दोगे, बोनस दोगे। अब बोनस क्या होता है, बोनस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले वाले शेयर्स के साथ दिया जाता है जिनपे सेम राइट लाइबिलिटीज होती हैं। अब एसआर वालों को बोनस दोगे तो बोनस किसके बदले में मिला है, एसआर के बदले में, तो बोनस वाले शेयर्स भी कौन से होंगे, एसआर वाले ही होंगे। ठीक है, जिसके पास जो शेयर्स है उसके पास जो बोनस आएगा उसी कैटेगरी का आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर एक ईश्वर ने इशू किया एसआर इक्विटी शेयर्स तो एनी बोनस इशू ऑन एसआर इक्विटी शेयर्स shall carry the same ratio of voting right compared to ordinary shares, and SR equity shares issued a bonus issue shall also be converted into equity having voting rights same as that of ordinary along with existing SR equity shares। और जब existing SR equity shares ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो बोनस वाले भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एसआर इक्विटी शेयर्स पे जो बोनस आएगा ये भी एसआर वाले ही होंगे, ये भी एसआर वाले ही होंगे। यानी बोनस में जो मिली है वो भी तो एसआर सिक्योरिटीज बन गई, बोनस में जो मिली है वो भी तो एसआर सिक्योरिटीज, क्योंकि तुम्हारे जिस जिस तरह के तुम्हारे पास पहले के एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे तुम्हें जो बोनस में मिलेंगे वो सेम कैटेगरी के मिलेंगे, बोनस में जो तुम्हें मिलेंगे सेम कैटेगरीज के ही मिलेंगे। तो इसे कहा गया है एसआर इक्विटी शेयर्स के लिए बोनस। डन। कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, तो बोनस इशू कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली इस तरह से प्रोविजन दिया गया है लिस्टेड एंटिटीज में कि अगर बोनस हो रहा है ऑलरेडी, अगर पावर दी गई है बोर्ड को, जहां बोर्ड को पूछने की जरूरत नहीं है किससे, शेयर होल्डर से। कह रहे कि अगर लिस्टेड कंपनी बोनस इशू कर रही है और बोर्ड की परमिशन से कर रही है, जहां पे शेयर होल्डर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, जहां शेयर होल्डर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो बोनस कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, 15 डेज जिस दिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दी, 15 डेज जिस दिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दी वहां से 15 दिन के अंदर अंदर। कह रहे हैं एक ईश्वर अगर अनाउंस कर रहा है बोनस इशू आफ्टर अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नॉट रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जहां कंपनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स के से पूछने की जरूरत नहीं है कैपिटलाइजेशन के लिए, तो इंप्लीमेंट कर देगी बोनस इशू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ इशू बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कि कैपिटलाइजेशन करने के लिए जहां पे शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है वहां 15 डेज के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जहां पे शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरत है किसी के लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए, तो बोनस इशू इंप्लीमेंट होगा 2 मंथ्स के अंदर अंदर जिस दिन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुई है, जहां डिसीजन टू अनाउंस द बोनस इशू वाज टेकन। क्योंकि 2 महीने में क्या ले लोगे, शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लोगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, बोनस इशू कर देंगे। अगर कैपिटलाइजेशन के लिए शेयर होल्डर से नहीं पूछना है तो जिस दिन बोर्ड ने डिसीजन लिया वहां से 15 दिन, और अगर पूछना है तो वहां से 2 महीने। ठीक है, कंसीडर एज इंप्लीमेंटेड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग क्या की जाएगी, कंसीडर की जाएगी।
एक बोनस इशू एक बार अनाउंस हो गया, क्या नहीं हो सकता, विड्रॉ नहीं हो सकता, ये तो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। अब प्रोसीजर क्या है बोनस इशू करने का, कि अगर एक कंपनी क्या करना चाह रही है, बोनस इशू करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो पहले वही सबसे पहली चीज आर्टिकल में चेक करो, आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है तो आर्टिकल को एल्टर कर दो। दूसरा एक्सपेंडेड कैपिटल, दूसरा ये देखो ऑथराइज कैपिटल, कहीं पता चले कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस बोनस वाली कैपिटल ऑथराइज को पार कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बोनस इशू से ऑथराइज कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है या ऑथराइज को वो क्रॉस कर रही है, तो पहले क्या करो, एक्सपेंड करो ऑथराइज कैपिटल को, ठीक है। अदरवाइज कंप्लीट द प्रोसीडिंग बाय इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए वही पेमेंट में, इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल अमाउंट है डेट सिक्योरिटीज की या फिक्स डिपॉजिट की। फिर कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट में। कंपनी को चेक करना है कि एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स अगर है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाया जाए। कोई भी डायरेक्टर प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। बोनस का सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सीआरआर। और अगर कोई भी पैसा आया है कैपिटलाइजेशन सॉरी रीवैल्यूएशन का यूज करके, तो उस पैसे को यूज नहीं करना है, बोनस डिविडेंड के बदले में नहीं हो सकता। अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस दिन आप बोर्ड मीटिंग करोगे उससे एटलीस्ट 2 डेज प्योर, तो ये कहाँ पढ़ोगे आप, एलओडीआर में पढ़ोगे। ये क्या है, इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस है, इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस है कि एटलीस्ट 2 डेज प्योर, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज prior टू द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जहां बोनस इशू को कंसीडर करने जा रहे हो, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। कन्वीन करो एक बोर्ड मीटिंग, वहां पे डिसाइड करो डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी सारी चीजें। वंस द डिसीजन टू मेक ए बोनस इशू इज अनाउंस, इशू विदड्रॉ नहीं हो सकता। पास करो नेसेसरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में फाइल कर दो सेम। फिक्स करो क्या, रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द शेयर होल्डर हु आर एलिजिबल। दूसरी बोर्ड मीटिंग और कंप्लीट करो अलॉटमेंट का प्रोसीजर, और ऑब्टेन करो नेसेसरी लिस्टिंग और ट्रेडिंग परमिशन स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना, पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर फाइनल एप्लीकेशन लगा के फाइनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और उसके बाद पैस 3 फाइल कर दो। अलॉटमेंट कितने दिन में होनी चाहिए, 15 days ऑफ द डेट ऑन विच द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द बोनस इशू। अलॉटमेंट कितने दिन में, 15 दिन में हो जानी चाहिए। और एप्लीकेशन सबमिट करो फॉर लिस्टिंग द बोनस शेयर अलॉटेड। डन, ये सिंपल सी चीज दी गई है। एलओडीआर मैंने आपको अभी ऊपर लिखा, ये वही सेम चीज है कि रेगुलेशन 29 ये कह रही है कि प्योर इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, उस बोर्ड मीटिंग के बारे में बताते हुए जिस बोर्ड मीटिंग में हम कंसीडर करेंगे बोनस इशू, ठीक है। इन केस अगर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस अगर एक एजेंडा नहीं है किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का, तो प्योर इंटीमेशन फिर वहां रिक्वायर्ड नहीं, मतलब मीटिंग में जाके बाद में डिस्कस करते करते बोनस इशू भी डिस्कस कर लिया तो उसके लिए प्योर इंटीमेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह रेगुलेशन 42 कहती है कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे कंपनी को रिकॉर्ड डेट रखनी होती है, तो रिकॉर्ड डेट के बारे में भी इंटीमेट करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड डेट के बारे में इंटीमेट करना है। क्या कह रहे हैं, द लिस्टेड कंपनी शैल रेकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड और कैश बोनस at least 5 working days in advance before the record date fixed for the purpose। जो रिकॉर्ड डेट आपने फिक्स करी है उससे कम से कम 5 दिन पहले आपको रेकमेंड करना है। मतलब ये गैप बता रहा है कि रिकॉर्ड डेट और रिकमेंडेशन के बीच में कम से कम 5 दिन का गैप होना चाहिए। The listed entity disclosed to the exchange within 30 minutes of the closure of the meeting कि कंपनी ने बोनस रेकमेंड किया है, वहां से 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म भी कर देना है कि कंपनी ने बोनस के ऊपर डिसीजन ले लिया है। डन, तो ये आपका क्या है, बोनस इशू है किस जो आपका चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। आपको जो एग्जी में पढ़ाया गया है वो थोड़ा सा कम पढ़ाया गया है, प्रोफेशनल में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया गया है। बाकी बोनस इशू आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है जहां आपको कुछ नया पढ़ाया गया हो। बोनस इशू एग्जैक्ट वही है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ कर आए थे। अब एक टॉपिक है आपका इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, डीवीआर। ये आपको कंपनी लॉ ही पढ़ाया गया है, यहाँ कोई आपको नहीं पढ़ाया गया है, यहाँ पे सेबी की रेगुलेशंस नहीं पढ़ाई गई है। कंपनीज एक्ट का एग्जैक्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर्स विद
डिफरेंशियल राइट, दैट इज कॉल्ड डीवीआर, एज इट इज कंपनी लॉ पढ़ाया गया है। तो कह रहे हैं कि कंपनी की कैपिटल दो तरह की होती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी दो तरह की है, एक विद वोटिंग राइट, विद वोटिंग राइट का मतलब इक्वल, और एक क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट। तो या तो सेम वोटिंग राइट होंगे या डिफरेंट वोटिंग राइट होंगे। और अगर आप डीवीआर करना चाहते हैं तो रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, जहां क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, डीवीआर नहीं कर सकती जब तक आर्टिकल में ऑथराइजेशन ना हो। दूसरा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ना हो किस पे, जनरल मीटिंग में। प्रोवाइडेड अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो अप्रूव कराना है किससे, पोस्टल बैलेट से। अगर कंपनी लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। फिर वोटिंग राइट किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 74% से। यानी डीवीआर के जो वोटिंग राइट्स हैं वो टोटल वोटिंग राइट्स का, टोटल मतलब ऑर्डिनरी और डीवीआर दोनों के मिला के डीवीआर वाले 74% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, पिछले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न। कंपनी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड वगैरह की पेमेंट में, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या आपका जो लोन है उसकी पेमेंट वगैरह में, या स्टेचुरी पेमेंट जो एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग करनी थी, या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा डालना था इनके रिगार्डिंग। डन। लेकिन अगर डिफॉल्ट से 5 साल हो गए हैं तो फिर कंपनी एलिजिबल है। और डिफॉल्ट करेक्ट किए, डिफॉल्ट को गुड बनाए, अगर 5 साल हो गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को पेनलाइज ना किया गया हो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा पिछले 3 सालों में किसी ऑफेंस के लिए अंडर रिजर्व बैंक सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, फेमा या एनी अदर स्पेशल एक्ट जो उस कंपनी पे लग रहा है बीइंग उसके रेगुलेटर के द्वारा, तो उस एक्ट के लिए आपको कोई पेनल्टी ना लगाई गई हो पिछले 3 साल में। फिर क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो डीवीआर में, डिटेल्स, परसेंटेज कितना हो जाएगा, रीजन और जस्टिफिकेशन क्यों, क्या प्राइस है, प्राइस पे कैसे पहुंचे। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो क्या आप प्रमोटर को दे रहे हो या डायरेक्टर या केएमपी को दे रहे हो, और उन्होंने कितने शेयर ऑलरेडी होल्ड किए थे जिनको आप ऑफर कर रहे हो। अगर ये पब्लिक इशू है तो अगर आपने कोई रिजर्वेशन किया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए तो ये आपको बताना है। तो मतलब इशू तो डीवीआर है लेकिन लाने का तरीका प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू है। ठीक है, इशू तो डीवीआर का है लेकिन लाने का तरीका वे क्या है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट है या प्रेफरेंशियल है या पब्लिक इशू है। परसेंटेज भी आपको बताना है बिफोर और आफ्टर। स्केल और प्रपोर्शन इन विच वोटिंग राइट क्या है, वेरी करेंगे वो बताना है। चेंज इन कंट्रोल, क्या कोई नया पर्सन कंपनी पे कंट्रोल कर लेगा डीवीआर लेके। डाइल्यूटेड ईपीएस, नए शेयर इशू होने के बाद ईपीएस जो आपको निकालनी है नए शेयर इशू होने के बाद, उसे डाइल्यूटेड कहते हैं, पता है ना। ईपीएस क्या है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और डाइल्यूटेड क्या है, नए इशू परपोज वालों को मिला के। अभी तक इशू हुआ नहीं है लेकिन हमने सपोज कर लिया कि नए शेयर इशू हो गए, उनको अगर उनको भी मिला लें तो फिर क्या ईपीएस कितना गिरेगा। देखो ईपीएस क्या है, अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर मैं डिनोमिनेटर यानी मैं शेयर्स में क्या कर दूं, मैं कह दूं परपोज्ड इशू, नए शेयर और आ रहे हैं उनको मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, यानी ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कम आएगी, हम सबको पता है कि नीचे वाला, अगर हम मान लो 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन मैं 10 को डिवाइड कर दूं 10 से तो क्या आएगा, 1। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला पॉइंट था वो क्या हो गया, नीचे वाला पॉइंट बड़ा हो गया। तो नीचे वाला पॉइंट अगर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर तो ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये हमें पता। प्री और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको फाइल भी करना है स्टॉक एक्सचेंज के पास। कंपनी क्या नहीं करेगी, कंपनी कन्वर्ट नहीं करेगी एग्जिस्टिंग शेयर्स को वो डीवीआर में, और डीवीआर को एग्जिस्टिंग शेयर्स में कन्वर्जन नहीं होता है, ये याद रखना एज पर कंपनीज एक्ट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कुछ चीजें लिखनी है कि कितने शेयर इशू किए हैं, डिटेल्स वगैरह, या परसेंटेज किसको कितना दिया गया है, कितना वेरी कर रहा है, ये कुछ डिटेल्स हैं जो बेसिकली आपको कहाँ लिखनी है, अपनी
बोर्ड रिपोर्ट में लिखनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखनी है। ये आप पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं दिया गया है। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इंजॉय करेंगे ऑल अदर राइट्स, तो जो सेम होंगे वही सारे, लेकिन जो डिफरेंट राइट हैं वो डिफरेंट ही रहेंगे। बाकी राइट्स किसके जैसे होंगे, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के जैसे ही होंगे। इनका भी क्या किया जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर तैयार किया जाएगा एज पर सेक्शन 88 और उसमें एंट्री की जाएगी। डन। ये एज इट इज आपको कंपनी लॉ पढ़ाया गया, ये एज इट इज आपको कंपनी लॉ पढ़ाया गया। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही। दो टॉपिक हमने कर लिए हैं, हमने बोनस कर लिया, हमने डीवीआर कर लिया। दो टॉपिक हमारे रहते हैं, एक हमारा स्वेट इक्विटी रहेगा और एक हमारा इसोप रहेगा। मैक्सिमम 4 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। एक क्लास इक्विटी के ऊपर, 2 क्लास आपकी इसोप के ऊपर, और ये चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि एग्जी में कर चुके हैं, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं। हाँ, किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिर इतना ही। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।